डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के चैप्टर बुक में माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी में आज हम माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बिफोर द 17th सेंचुरी, इवन बिफोर द 17th सेंचुरी, इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायो ऑर्गेनिजम्स इन द ह्यूमन हेल्थ एंड अदर फील्ड्स वर ऑब्जर्व्ड। मतलब 17वीं सेंचुरी जो है उसके आसपास ही माइक्रोब्स की इम्पोर्टेंस जो ह्यूमन हेल्थ में है और दूसरे फील्ड्स में है ऑब्जर्व कर ली गई थी। उसके बाद धीरे धीरे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कान बी सी फ्रॉम द नेकेड आइज। और इसके बाद धीरे 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 आफ्टर द न्यू वर्ल्ड इज कॉल्ड फ्रॉम द मिड ऑफ 18th सेंचुरी, कुछ जो है एंटनी वॉन ल्यूनहॉक को हम सबसे पहले माइक्रोस्कोप जिन्होंने डेवलप किया था। उसके बाद मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी में जब कई तरह के माइक्रोस्कोप्स डेवलप हो गए थे तो कई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स नज़र आने लगे थे और उनका क्या रोल है वह भी स्पष्ट होने लगा था। नाउ वी विल सी द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन एन ओवरव्यू। ठीक है, देयर इज लिस्ट ऑफ ईयर एंड इवेंट्स दैट हैपेंड इन दैट ईयर। यहाँ एक पूरी लिस्ट है कि कब से माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत हुई थी और उसके बाद कब उस सन में, उस वर्ष में क्या उसमें प्रोग्रेस हुई थी। सबसे पहले हम फर्स्ट सेंचुरी से शुरू करते हैं, जब वेरो सजेस्ट डिजीजेस ड्यू टू इनविजिबल ऑर्गेनिज्म। इवन द फर्स्ट सेंचुरी में ही बिफोर क्राइस्ट में वेरो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो डिजीजेज होती हैं वो कुछ इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। एट दैट टाइम दे कुडंट आइडेंटिफाई इट एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं थे और भी कई फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट दे रियलाइज कि जो डिजीजेज होती हैं वह किसी इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। देन कम टू 1555, जब फ्रैंकस्टर्स डी कॉन्टेजिनी ने मेक्स फर्स्ट साइंटिफिक स्टेटमेंट ऑफ हाउ इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड, तभी उन्होंने बता दिया था कि इन्फेक्शन किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं। अगेन 1555 में द फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड फिजियोलॉजी इन मॉडर्न सेंस, जीन फर्नल ने सबसे पहले फिजियोलॉजी शब्द का यूज़ किया था मॉडर्न सेंस में। देन 1590 में जोहानसन जेनसन एंड हिज सन जैक्रेस ऑफ हॉलैंड डेवलप्ड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। 1550 में एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप किया गया था। जोहानसन जेनसन और जैक्रेस जो कि हॉलैंड के थे, उन्होंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप किया। 1624 में गैलीलियो गैलीली एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे, कंस्ट्रक्टेड बोथ अ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। आपने गैलीलियो गैलीली का नाम, इट्स अ कॉमन नेम, हमने सबने सुन रखा है। उन्होंने 1624 में दोनों चीज़ बनाई, एक तो टेलीस्कोप बनाया जिससे कि एस्ट्रोनॉमर थे वो तो आकाशीय पिंड और अंतरिक्ष की स्टडी कर सकते हैं, बाह्य आकाश में हम देख सकते हैं टेलीस्कोप से, और एक माइक्रोस्कोप, दोनों उन्होंने डेवलप किया। देन 1658 में किर्चर ने बताया इनन्यूमरेबल वॉर्म्स अंडर माइक्रोस्कोप, रॉयल सोसाइटी फाउंडेड। मतलब किर्चर ने बहुत सारे वॉर्म्स मतलब कीड़े माइक्रोस्कोप के नीचे देखे और तभी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फाउंडेशन हुआ था। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का तभी नींव रखी थी, तभी से रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन बनी हुई है 1658 में। देन वी मूव टू 1665, जब एंथेरियस किर्चर एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया टू स्टडी द प्लेग। प्लेग एक महामारी थी जो कि बहुत ही डिजास्टर्स थी। उन्होंने प्लेग के जो कीड़े थे उसका अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था। एक जर्मन मैथमेटिशियन थे किर्चर। He reported seeing small worms in what apparently the first application in the microscope to the study of disease। सबसे पहले माइक्रोस्कोप का डिजीज़ के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए उन्होंने देखा था। सबसे पहले उन्होंने उसके नीचे माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने स्मॉल वर्म्स उन्होंने ऑब्जर्व किए थे। It is uncertain whether the small worms were actually bacteria since the magnification possible at that time was inadequate। उन्होंने just observed the small worms, छोटे छोटे worms उन्होंने observe किए थे, but they couldn't find कि ये जो small worms है यह बैक्टीरिया है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, प्रोटोजोन्स है। तो at that time डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता था, परंतु उन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ ऐसे worms हैं that causes the plague disease।
अगेन इन 1665 मार्सेलो मैलपिग्नी, एक इटालियन फिजिशियन थे, वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द माइक्रोस्कोप इन द स्टडी ऑफ एनाटॉमी। वो एक फिजिशियन थे और उन्होंने एनाटॉमी की आंतरिक संरचना की स्टडी के लिए माइक्रोस्कोप पहली बार यूज़ किया था। उन्होंने डिस्कवर किया कैपिलरी सर्कुलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेटेड द टर्मिनेशन ऑफ ट्रेकिया इन ब्रोंकियल फिलामेंट्स। उन्होंने एनाटॉमी का अध्ययन किया था, ह्यूमन एनाटॉमी उन्होंने देखी थी और सबसे पहले उन्होंने कैपिलरी सर्कुलेशन डिस्कवर किया और उसके साथ ही उन्होंने बताया ट्रेकिया का कैसे ब्रोंकियल फिलामेंट्स में ट्रेकिया आगे जाके ब्रोंकियल फिलामेंट्स में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, आगे जाके वो ट्रेकिया जो है वो ब्रोंकियल फिलामेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखकर पहली बार देखा। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ एनाटॉमी जो सबसे पहले 1665 में मैलपिग्नी ने ऑब्जर्व करी थी। देन 1665 में अगेन रॉबर्ट हुक published Micrographia, which contained the first reference in the science to little boxes or cell, distinct from one another, and described his studies on fungi. रॉबर्ट हुक है जिसको हम जानते हैं, वो डिस्कवर्ड सेल। उन्होंने सबसे पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि बॉडी में कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स पाए जाते हैं और हर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से डिफर होता है, अलग होता है। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में सेल को ऑब्जर्व किया। देन 1674 में वॉन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड द लिटिल एनिमल्क्यूल्स परफेक्ट लेंस टू मैग्नीफाई 300 टाइम। वॉन ल्यूवेनहॉक ने छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स डिस्टिंग्विश किए जो कि 300 टाइम तक मैग्नीफिकेशन कर सकते थे। तो दिस इज़ अबाउट द प्री हिस्टोरिक टाइम, जिसको हम प्री हिस्टोरिक टाइम हम कह सकते हैं। इसको उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने इस तरह की स्टडी करी थी और उसमें कई ऐसे बेंचमार्क्स हैं, कई ऐसे डिस्कवरीज हैं जिनके जो नाम हैं हम आज भी हमको रिमेंबर करते हैं, हमें वो भी टिप्स पे है। जैसे गैलीलियो गैलीली जिन्होंने टेलीस्कोप खोजा था, किर्चर माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया था माइक्रोब्स को और रॉयल सोसाइटी का फाउंडेशन किया था। फिर मैलपिग्नी जिन्होंने एनाटॉमी स्टडी करी थी। देन उसके बाद रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल का स्टडी किया था, एंड वैन ल्यूवेनहॉक जिन्होंने लेंस जो है माइक्रोस्कोप के लेंस को उन्होंने 300 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकते थे वो। तो दिस इज़ अबाउट द प्री हिस्टोरिक इवेंट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नाउ वी विल सी द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। उस टाइम पे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन शुरू हो गया था, उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1650, 1650 से हम शुरू करेंगे। तो फ्रांसिस रेडी नाम के एक इटालियन न्यूट्रलिस्ट थे, was the first person to confute the notion that maggots and grubs develop spontaneously in decaying matter. उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कुछ जो मैगट्स और ग्रब्स हैं वो डिकेइंग मटेरियल में अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। उन्होंने एनिमल फ्लैश फ्लास्क में रखा, उसको थोड़े दिन के लिए ओपन रखा और उसको बंद कर दिया, थोड़ा बंद किया, उसके बाद इस तरह से खोला उन्होंने कि फ्लाइज वर एबल टू एंटर एंड लीव द ओपन फ्लास्क फ्रीली। फ्लास्क लिया, उसमें फ्लैश रखा, उसको ढक दिया और उसके अंदर उन्होंने इतनी स्पेस रखी कि मक्खियाँ अंदर आ जा सके। पहले जब फ्लास्क ओपन था तो उसमें मैगट्स कवर थे उसमें और कवर्ड फ्लास्क में वो नहीं थे। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि जब फ्लाइज उसमें आ गई थी फ्लास्क में तब मैगट्स उसमें डेवलप नहीं हुए थे। तो इस तरह से एक थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो दीज वर द फाउंडर्स ऑफ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। उसके बाद 1711 में लुइस जॉबर्ट ने गर्म पानी में हे जो होता है स्ट्रॉ घास उसको वार्म किया। उन्होंने इक्वल क्वांटिटी ऑफ infusion of two containers of the same size, closed one container and left the uncovered. A few days later ओपन वेसल्स में तो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स नज़र आए थे उनको, मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि वहाँ कुछ एक्टिविटी हो रही है और क्लोज वेसल में नहीं हुई थी। 1740 में बुफन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर इन्फेक्टिव एजेंट्स फ्लोटिंग इन द एयर। बुफन्स ने कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बताए थे जो कि एयर में फ्लोट करते हैं, वो एक तरह के इन्फेक्टिव एजेंट्स से उन्होंने बताया था। 1748 में जॉन डर्बलाइन नीदम ने, जो कि इंग्लिश बायोलॉजिस्ट एंड प्रीस्ट थे, उन्होंने बॉइल्ड मटन ग्रेवी को एक ग्लास वेसल में डाला और उसको
ऐसे ही रखा। तो कुछ दिनों बाद उस ग्रेवी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स नज़र आए थे। उन्होंने आगे भी इसी एक्सपेरिमेंट को सीड्स ऑफ कॉर्न और ग्रेन्स के साथ भी किया था। इसके बाद उन्होंने बताया कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अचानक ही कुछ उत्पन्न हो जाता है। In 1770, Hill introduced the new method of staining and preserving specimen for microscopic studies. It is an important part, जहाँ पर हिल ने जो माइक्रोस्कोपिक प्रिजर्वेशन है उसको स्टेन करके आगे के लिए हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ये उन्होंने स्पेसिमेन को प्रिजर्व करना उन्होंने बताया बाय स्टेनिंग। 1776 में लजारो स्पेलिनी ने, एक जो इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए जैसे नीदम ने किए थे। नीदम ने कैसे किए थे, उस तरह से ग्लास वेसल्स में डाल के, और उन्होंने पाया, उन्होंने क्या किया, ही इन्फ्यूज्ड 8 कंटेनर उन्होंने लिए, उसको बॉईल किया और क्लोज में से 4 को उन्होंने क्लोज किया और 4 को कॉर्क से क्लोज किया और 4 को एयरटाइट सील से किया। एयरटाइट के अंदर कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं आए थे, जबकि कॉर्क वाली वेसल्स थी उसके अंदर कई ऑर्गेनिजम्स आ गए थे। ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव नहीं कर सके, परंतु उसके अगेंस्ट में यह एक स्ट्रेंथन किया उन्होंने उस थ्योरी को। फिर 1858 से 1861 तक लुइस पाश्चर, हमने नाम सुन रखा है, पाश्चराइजेशन प्रोसेस, एक फ्रेंच केमिस्ट थे। उन्होंने अपना न्यूट्रिन सॉल्यूशन एक गूज नेक फ्लास्क में बॉईल किया और उसको एयर में उसमें एंटर करने के लिए उसको रख दिया। उसके बाद गूज नेक के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सेटल हो गए हैं, जो कि इस सॉल्यूशन में अपीयर नहीं हुए थे। उसके बाद उसको बॉईल किया गया तो इन्फ्यूज़न हॉट था और वह टोटल जो इन्फ्यूज़न था वो स्टेराइल था। उन्होंने बताया कि अगर उसके अंदर न्यूट्रिन सॉल्यूशन है और उसको अगर हम हीट कर देते हैं तो वह स्टेराइल रहता है, उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ लुइस पाश्चर जिन्होंने सबसे पहले बताया कि हीटिंग के द्वारा किसी भी चीज़ को स्टरलाइज किया जा सकता है। In 1877, John Tyndall, a British physicist, constructed a special box in which he placed 6 culture tubes. एक स्पेशल बॉक्स बनाया उन्होंने और उसके अंदर उन्होंने 6 कल्चर ट्यूब्स रखी। उसमें एक बीम ऑफ लाइट उन्होंने पास करी। When no dust was visible in the beam, he filled the tubes with Newton broth and boiled them. उन्होंने जब वहाँ पर उनको कोई डस्ट पार्टिकल नहीं दिखे उस लाइट में, तो उन्होंने सारे वायल्स को न्यूट्रिन से भर दिया और उसको बॉईल किया। उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकते थे, पर जब एयर बॉक्सेस के अंदर आई और उसको हिलाया गया तो वो जो न्यूट्रिन था वह स्पॉइल हो गया, मतलब उसके अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स ग्रो कर गए थे। तो इससे डेमोन्स्ट्रेट हुआ दैट बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू द एयर ऑन डस्ट पार्टिकल्स एंड एज स्पोर्स। बैक्टीरिया जो है वह डस्ट पार्टिकल्स के साथ या फिर एयर के अंदर वह स्प्रेड आसानी से हो सकते हैं। तो दिस इज़, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट अगर हम देखें तो दैट इज़ लुइस पाश्चर है, जिन्होंने पाश्चराइजेशन दिया था कि बॉईल करने पर कोई भी चीज़ स्टेराइल रह सकती है, उसको बॉइलिंग के द्वारा हम किसी को भी निर्जमीकृत कर सकते हैं। देन जॉन टिंडल, उन्होंने बताया कि एयर में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कंटामिनेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। फ्रांसिस रेडी, जिन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को स्टार्ट किया था। तो इस तरह से दिस इज़ अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में किस किस साइंटिस्ट ने का क्या इन्वॉल्वमेंट था, क्या रोल था, क्या डिस्कवरी थी, इसके बारे में हमने स्टडी किया। सो दिस इज़ अबाउट द प्रीहिस्टोरिक वी कैन से इट्स बिफोर क्राइस्ट टू 1877, जब तक कि कुछ बेंचमार्क्स माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी में आ चुके थे, हमने उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। वंस वी रिपीट अगेन, गैलीलियो गैलीली, एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बनाया। किर्चर, एक मैथमेटिशियन जर्मन, उन्होंने माइक्रोस्कोप में प्लेग की स्टडी करी थी। मैक्रिले मेल्फिगनी, एक इटालियन फिजिशियन थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप को एनाटॉमी की स्टडी के लिए यूज़ किया। वॉन ल्यूवेनहुक थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन बढ़ाया। फ्रांसिस रेडी उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में पढ़ाया। इसके बाद लुइस पाश्चर, ही टोल्ड कि अगर हम किसी भी चीज़ को बॉईल करें तो हम उसको स्टेराइल रख सकते हैं। एंड देन जॉन टिंडल, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आफ्टर बॉइलिंग इफ़ वी लेफ्ट द थिंग इन द एयर, अगर हम उस चीज़ को एयर में, ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो देयर इज सम
प्रोपेग्यूल्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है एयर में, ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन कंटामिनेट दैट न्यूट्रिएंट ऑल्सो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. आगे लेक्चर्स में हम इसकी और हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.